नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज का जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पे है। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो देखिए ये ओरिजिनल एक्ट है और इसको मैंने हाईलाइट करा है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो यूजीसी है वो चाहता है कि किसी भी हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी के बेसिस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब इसमें आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव, अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्टिव टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यानी केवल बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the member of scheduled caste, scheduled tribe, socially and economically backward classes। यहाँ मैं आपको बता दूं जो एजुकेशनली बैक, ये जो आपका बैकवर्ड क्लासेस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो इसमें जो है वो जनरल कैंडिडेट भी आते हैं। तो ये कहना ये जो एक्ट है केवल SC ST OBC के लिए है, ये गलत है। अगर कोई EWS का कैंडिडेट है, अगर उसकी गरीबी का कोई मजाक उड़ाता है तो वो भी इसमें कवर्ड है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के जितने बच्चे हैं वो किसी भी रिलीजन के हो किसी भी कास्ट के हैं, वो सब इसमें कवर होंगे। और यहाँ पे आपको स्प्रिट आपको देखना है। देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड टू गिव व्हाट वन डिजर्व। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसीलिए इक्विटी टर्म का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अगर कोई सोशली, इकोनॉमिकली या और पॉलिटिकली सेम फुटेज पे है तो उसके साथ सेम व्यवहार होगा। अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो उसके पैरामीटर इक्वालिटी के बेसिस पे ना होके इक्विटी के बेसिस पे होंगे। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस। तो पहला तो एक्ट हो गया, दूसरा है एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन का मतलब वो स्टूडेंट जिसको जाति, धर्म के आधार पे, उसकी विकलांगता के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर अगर किसी तरह का उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो वो अपनी कंप्लेंट इस एक्ट में कर सकता है। दूसरा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसा आप पता है, किसी की कास्ट का मजाक उड़ाना, उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना, वो इसमें कवर्ड होगा। कमीशन का मतलब इस एक्ट के अंदर जो कमीशन अपॉइंट होगा। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब any unfair, differential, biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit or implied, on the basis, on the grounds only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability or any of them। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट आल्सो इंक्लूड्स एनी, मतलब किसी तरह का, इसमें देखिए आप बताइए कि अगर एडमिशन के समय कोई ऐसी कंडीशन रख देना या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी कंडीशन रखता है या ऐसा कुछ करता है जो किसी के लिए अपमानजनक है तो वो भी इसमें कवर होगा, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में माना जाएगा। इक्विटी मीन्स लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर विथ रिस्पेक्ट टू इंटाइटलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल लेजिटिमेट राइट। यानी वो जो जितने भी लेजिटिमेट राइट्स हैं उसका बिना किसी भेदभाव के लोग एंजॉय कर पाए हैं। इक्विटी कमेटी जो इस एक्ट में अपॉइंट करी जाएगी, इक्विटी हेल्पलाइन फ़ोन नंबर होगा जो इस एक्ट के तहत मैंडेटरी है रखना। फिर है इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसका काम है लोगों को गाइड करना, सपोर्ट करना। फैकल्टी मेंबर्स जो हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, टीचर्स, जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इंक्लूडेड हैं। ग्रीवांस का मतलब कंप्लेंट है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे मतलब वाइस चांसलर से है या प्रिंसिपल से या डायरेक्टर, इनमें से कोई भी। हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। एम्बुड्समैन
तो अपील में ये जो कंप्लेंट यानी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी जाएगी, अगर वो कमिटी के मेंबर्स या कमिटी के डिसीजन से सैटिस्फाइड नहीं है, जो भी उन्होंने एक्शन लिया है, तो ओम्बुड्समैन को अपील कर सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था भी है यहाँ पे। स्टाफ अदर देन टीचर्स जो भी हैं, स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट आएँगे, फैकल्टी मेंबर्स आएँगे, स्टाफ आएँगे और मेंबर्स। तो खाली ये कहना कि खाली स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बात नहीं है, ये स्टेक होल्डर्स को कवर करता है। अब स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे है अ पर्सन एनरोल्ड और सीकिंग एडमिशन। तो स्टूडेंट के डेफिनेशन में हमने दोनों को ही इंक्लूड करा है, जो रजिस्टर्ड हो चुका है या जो रजिस्टर्ड होना चाहता है। तो इसमें वो कवर्ड है, साथ में ही वो फॉर्मल यानी रेगुलर स्टूडेंट है या ओपन डिस्टेंस का स्टूडेंट है या ऑनलाइन। इनमें से कोई भी है, अगर वो स्टूडेंट के डेफिनेशन में आता है, तो इस एक्ट में वो कवर्ड है। और यूनिवर्सिटी, तो यूजीसी के एक्ट में जो एज अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, वो इसमें कवर्ड है। अब देखिए, जो ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे है। तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इसको प्रमोट करें, अवेयर करें लोगों को, इस वर्कशॉप करें, गाइडेंस दे, सो दैट इस तरह की एक्टिविटी ना हो। अब जो ये फिफ्थ है सेक्शन 5, ये इक्विटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के बारे में बात करता है। अब देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर है, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड गाइडेंस, काउंसलिंग रिगार्डिंग एकेडमिक, फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर मैटर्स एंड एनहांस द डाइवर्सिटी विद इन द कैंपस। तो इसका ये है कि कोई है, देखिए हमारे समाज में क्या है, एक ऐसा तबका है जिसको बहुत सारी बातें अभी भी नहीं पता है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, ये उनको गाइड करेगा कि प्रोग्राम के बाद क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन-कौन से डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो, सो दैट वो इक्वल फुटेज पे आ जाएँ। अब ये सेंटर जो है, ये सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो उनके साथ मिलके भी काम करेगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकता है, जिससे बच्चों को बहुत सारी बातों के बारे में पता पड़ेगा और ये उनकी ड्यूटी है। फिर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और द गवर्निंग बॉडी जो मैनेजमेंट का है, तो वो क्या है, नॉमिनेट कर सकता है रेगुलर प्रोफेसर को, सीनियर फैकल्टी मेंबर को, इस कमेटी का मेंबर। अब इसमें मेंबर्स क्या होंगे? देखिए, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो कमेटी है, इसमें जो मेंबर हैं वो जस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक्ट है और इसमें साफ-साफ लिखा है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो जो भी होगा, चाहे वो जनरल का हो, एससी-एसटी का हो, ओबीसी का है, अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो है, तो उसका चेयरपर्सन वो होगा। फिर इसके बाद 3 प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। यहाँ पे भी ये नहीं लिखा है कि वो जनरल के होंगे, एससी-एसटी के होंगे कि ओबीसी के होंगे, ठीक है? तो ये एकदम क्लियर है। फिर 1 स्टाफ मेंबर और अदर देन टीचर, वो होगा मेंबर। 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी लाइक एनजीओज़, वो होंगे। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो होंगे यहाँ पे। फिर द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सेलेक्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसके अलावा द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वुमेन। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि सारे के सारे जो हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी या हैंडीकैप्ड या फीमेल होंगे, नहीं। इनको रखना है, इसके अलावा भी लोग हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे भी डिबार नहीं कर रहा है मेंबर्स बनने के लिए कि जनरल का जो टीचर है वो मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। फिर ये जो इनका टर्म होगा वो 2 साल का होगा और जो स्पेशल इनवाइटी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, वो 1 साल के लिए होंगे। और इनको साल में 2 बार मीटिंग करना ज़रूरी है और कोरम इनको मेंटेन करना ज़रूरी है टू वैलिडेट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यानी वो जो भी काम करेंगे उसको वैलिडेट करने के लिए कोरम होना ज़रूरी है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या काम करेगा? ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो
इक्विटी को इंश्योर करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है? ये इक्विटी को प्रमोट करेगा और जो जो सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको इरेडिकेट करने की बारे में बात करेगा, ठीक है? सेंसिटाइज स्टेक होल्डर को करेगा रिगार्डिंग सोशल इंक्लूजन, ठीक है? ये हेल्प करेगा लोगों को कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको गाइड करेगा सो दैट वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो वैसे भी यूनिवर्सिटी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ नहीं होता, बस फ़र्क इतना है कि इसको अब इन रिटन फॉर्म में कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो भी कंप्लेंट और ये सारा मैकेनिज़्म होगा, इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाना पड़ेगा और उस पोर्टल को आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी यूजीसी इसको क्रॉस वेरीफ़ाई करेगी और ऐसा नहीं पाया गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो सीवियर हो सकते हैं उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, वो यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो इक्विटी स्क्वाड्स के बारे में बात कर रहा है। ये एक ऐसी बॉडी होगी जो कैंपस में राउंड पे रहेगी, ये किसी समय भी राउंड पे हो सकते हैं और इनको ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कैंपस के अंदर ना हो। और ऐसा भी होता है, जो हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है वो राउंड पे रहता है, तो ये भी कुछ ऐसा नया नहीं है जो हो रहा है। प्रोक्टोरियल बोर्ड जहाँ पे भी जाता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें, डिसिप्लिन में रहें। तो वही काम मोर और लेस यहाँ पे जो इक्विटी स्क्वाड है वो करेगा। और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो डेज़िग्नेट करेगा सभी स्टेक होल्डर से। तो सभी डिपार्टमेंट से मेंबर होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे, ठीक है? स्कूल से होंगे, हॉस्टल से होंगे, लाइब्रेरी से होगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एज़ ए इक्विटी एम्बेसडर काम करेंगे और इनका काम होगा इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराने का, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो उसको रजिस्टर करने में इनको मदद करनी होगी। फिर है इक्विटी हेल्पलाइन। तो इक्विटी हेल्पलाइन होगी जो 24/7 वर्क करेगी। इस पे कोई भी कंप्लेंट आएगी तो कंप्लेंट आने के 24 आवर के अंदर कम इक्विटी कमिटी जो है इसको मीटिंग करना ज़रूरी होगा और उसके बाद उसको 7 दिन के अंदर-अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को देना ज़रूरी होगा। और अगर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्वड है तो डायरेक्टली क्या है, जो हायर अथॉरिटीज़ है उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी। फिर मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी। तो जैसे मैंने बताया कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें करा जाएगा जिससे ये सारी चीज़ें प्रमोट हो। जगह-जगह पे आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, बैनर्स लगाने पड़ेंगे जिससे सबको इसके बारे में पता पड़े। अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा कंप्लेंट को लॉक करने का। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो एग्रीड पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेशन का जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन कर सकता है, राइटिंग में कर सकता है और ईमेल से कर सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को। यहाँ तक कि जो इक्विटी हेल्पलाइन है वो वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकता है। और जो हेल्पलाइन है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लेंट है, वो पुलिस अथॉरिटीज़ को, जो कंसर्न थाना होगा वो वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होती है उसके 24 घंटे के अंदर जो इक्विटी कमेटी है उसको एक्शन लेना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है और उसकी जो रिपोर्ट है वो उनको 15 दिनों के अंदर बना के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को देनी होती है और रिपोर्ट पाने के 7 दिन के अंदर जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है उसको एक्शन लेना पड़ता है। और अगर कोई पीनल इशू है तो उनको, जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, ये उसकी ड्यूटी बनती है उनको इन्फॉर्म करने की। और अगर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट चार्जेस हैं तो ईओसी को कंप्लेंट करी जाती है, फिर उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये टिपिकल प्रोसेस है कंप्लेंट का। अब दूसरी चीज़ आती है अपील की। भाई जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी गई तो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हियरिंग की। तो जो डिसीजन उसके अगेंस्ट में हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो ओम्बुड्समैन को अपील कर सकता है और ओम्बुड्समैन की ड्यूटी बनती है उस पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की। दूसरा, उस पे जो भी खर्चा आता है वो हायर एजुकेशन को पे करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को।
और जो एम्बुड्समैन है उसको 30 दिन के अंदर वो जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो ये एक टिपिकल प्रोसेस है। इसके बाद मॉनिटरिंग आती है, यूजीसी इसको मॉनिटर करेगा, और यूजीसी को अगर लगता है कि कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जो सेक्शन 11 है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करी गई है। जैसा आप देख सकते हैं, पहला तो है डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूजीसी स्कीम। तो यूजीसी की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलेगा। दूसरा है डिबार फ्रॉम ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम, वो नहीं कर सकता। फिर डिबार फ्रॉम ऑफरिंग ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड प्रोग्राम, वो नहीं कर सकता। और फाइनली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन अंडर 2F12B ऑफ द यूजीसी। तो जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो इस एक्ट में मिलते हैं, वो जो है उस यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगा। तो आप कुछ सेंस में तो आप कह सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है।